वेलकम बैक जी। बात होगी सिफारती महाज पर झुंझलाहट का शिकार भारत की। नाज़रीन, बुढ़ापे में सठिया जाना तो सुना था, लेकिन अब हम देख भी रहे हैं। भारत के वजीर खारजा जयशंकर ने ब्रसल्स में एक बार फिर पाकिस्तान को धमकी दी है कि अगर हिंदुस्तान को दहशतगर्दाना हमलों से उकसाया गया तो पाकिस्तान में घुसकर हमला करेंगे। भारतीय वजीर खारजा ने ब्रसल्स में गीदड़ भभकी दी कि वो पाकिस्तान में कहीं भी होंगे, हम उन तक पहुँचेंगे। जयशंकर की इस गुर्राहट पर बिलावल भुट्टो ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। कहा कि जयशंकर जरा अभिनंदन को गूगल कर लें, इसे कहते हैं मौके पर चौका। बिलावल भुट्टो जरदारी के जवाब पर भारतीयों का तिलमिलाना तो बनता था ही, उन्हें तिलमिलाने दें, दुनिया को जाने दें। खुद भारत में इतने सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली सरकार से जवाब नहीं बन पा रहा है। ऐसे में जयशंकर का ये खोखली धमकी बिना किसी मकसद के तो ज़ाहिर हरगिज़ नहीं हो सकती है। ब्रसल्स में उनके दिए गए इस बयान के पीछे क्या है? क्या उन्होंने सियासी पॉइंट स्कोरिंग की है, या उनका ये बयान सिफारती महाज पर नाकामियों की झुंझलाहट का मजहर है? क्या वो मसला कश्मीर से आलमी तवज्जो हटाना चाहते हैं, या वाकई भारत दोबारा कोई ऐसी हमाकत कर सकता है? अली फुरकान साहब, आप समझाइए हमें, ये जयशंकर साहब को क्या हो गया? मतलब वो भूल गए अभी चंद रोज़ पहले जो उनके साथ किया हमने? बिल्कुल दुरुस्त आपने अक्कासी की है। ये झुंझलाहट है जो कि सफारती महाज पे उनको मुसलसल नाकामियाँ हो रही हैं। हाँ। और ये बयान जो है उनका मुकम्मल तौर पे उनकी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए है, डोमेस्टिक रेटरिक है। आप ये देखिए कि अमेरिका, यूरोप को ब्रसल्स चूँकि यूरोपियन कैपिटल कहलाता है, तो आप इससे उनकी झुंझलाहट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ना अमेरिका उनकी सुन रहा है, ना यूरोप उनकी सुन रहा है। रूस तक ने उनसे बात नहीं की, उस तरीके से उनको डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो उनसे मिले हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि उनके अंदर जो इज़्तिराब है, जो झुंझलाहट है, वो बढ़ रही है। और ये बयान उसकी एक अक्कासी है। इंडिया किस बुनियाद पे ये कहता है कि पाकिस्तान को जो है वो दहशतगर्द मुल्क जो है वो डिक्लेयर किया जाए, उसको इस तरीके से तस्वर किया जाए, दुनिया उसको एक दहशतगर्द मुल्क के तौर पे ले? ये बात दुनिया को कबूल नहीं है। उसकी वजह ये है कि आज यानी एक दिन पहले सेंटकॉम के चीफ जनरल माइकल जो हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा जो है वो काबिल एतमाद पार्टनर है दहशतगर्दी के खिलाफ। अब मुझे बताएं कि सेंटकॉम चीफ की बात को दुनिया मानेगी या जयशंकर की बात को मानेगी? जयशंकर किस बुनियाद पे ये कह सकते हैं? उनकी दहशतगर्दी के हवाले से कंट्रीब्यूशन क्या है? सेनेट की कमेटी, उनकी पार्लियामान को वो अपनी को बता रहे हैं सेंटकॉम के चीफ के पाकिस्तान ने 2024 से लेके अब तक 700 उनके फौजी जवान दहशतगर्दी के खिलाफ शहीद हुए हैं। 1000 से ज़्यादा दहशतगर्दाना हमले हुए हैं। 2500 से ज़्यादा जो है वो उनके सिविलियन जो है वो शहीद हुए हैं। ये वो अपनी कमेटी को बता रहे हैं। इंडिया की कंट्रीब्यूशन क्या है? इंडिया बताए कि उसने कहाँ कोई एक ऑपरेशन किया है दुनिया के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ। ट्रंप जो है वो अपने इब्तदाई सेशन में कहते हैं कि पाकिस्तान ने दाइश के इतने लोगों को पकड़ लिया और शुक्रिया अदा करते हैं। तो इंडिया बताए इसकी कंट्रीब्यूशन क्या है? सवाए इसके कि उसने कश्मीर की एक हक खुदरादियत की जो हकीकी तहरीक है उसको दहशतगर्दी का लेबल लगाने की कोशिश की, उनको दहशतगर्द कहना शुरू किया। तो दुनिया इसको मानने को तैयार नहीं है और यही वजह है कि इस वक्त जो है वो बुखला गए हैं, अपना एतमाद खो गए हैं। और अब ये मैं आपको ये पेशगोई यकीनन करना वो बहुत ज़्यादा मौजू नहीं होता इस किस्म की, लेकिन जयशंकर साहब की मुझे कोई ज़्यादा गुंजाइश मोदी की टीम में अब दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा जी, चलें जी। मैं फिर इसीलिए मेरे ख्याल में झुंझलाहट उनकी ज़्यादा भी है, कुछ हजीमत है जो शिकस्त पर है, और कुछ अपनी पार्टी के अंदर जो हालात हैं वो भी उन्हें मजबूर कर रहे हैं जयशंकर साहब को इस तरह के अब बुखलाए हुए बयान देने के लिए। मैं आपकी तरफ आऊँगी आज़म साहब। आलमी सतह पर हम देख रहे हैं कि मसला कश्मीर जो है वो बहुत बेहतर तरीके से उजागर हुआ है। अमरीकी हुकूमत इवन उसे हल करने में दिलचस्पी का इजहार करते हुए हमें दिखाई दे रही है। ये जयशंकर साहब का ये जो बयान है, एक तो बुखलाहट की वजह क्या है अली फुरकान साहब ने हमें बता दिया, लेकिन कहीं ना कहीं क्या आप समझते हैं कि इसका मकसद ये भी हो सकता है कि मसला कश्मीर से दुनिया की तवज्जो जो है वो हटाई जा सके, दोबारा से दुनिया को बताया जा सके कि दोनों ममालिक में जो है वो असल मसला जो है वो दहशतगर्दी का है, पाकिस्तान पर फिर से दोबारा दहशतगर्दी के इल्ज़ाम लगाए जा सके मसला कश्मीर को पसे पर्दा रखने के लिए? देखिए आसमा, एक बात तो तय है, जैसे फुरकान साहब ये बता रहे थे कि सेंट्रल कमांड ने जो पाकिस्तान को एडमायर किया है दहशतगर्दी के ऊपर, कि पाकिस्तान ने गुज़श्ता कई सालों में हाई वैल्यू टारगेट जो दाइश के थे, जिन्होंने पूरी दुनिया का अमन अमान का जो है मसला खड़ा किया था, वो पकड़े हैं। ऊपर पूरा अमेरिका पाकिस्तान का शुक्रगुजार है। देखिए, भारतीय वज़ीर ख़ारजा की जो अभी पाकिस्तान पर हालिया धमकी है, मैं समझता हूँ कि ये जनूबी एशिया में अमन के इम्कानात को एक दफ़ा फिर ज़हर आलूद करने की कोशिश है। ऐसे बयानात जो हैं वो बैन अल-क़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी भी हैं। बल्कि मैं अगर इसको इस तरह से लूँ कि मुझे यूँ लग रहा है कि जैसे ये भारत अपनी दाखिली जो उनकी सियासी कमज़ोरी है
उससे तवज्जो हटाने के लिए एक प्रोपेगेंडा मुहिम स्टार्ट कर रहा है। माजी में भी पुलवामा जैसे जो इसका कोई वाकयात फायदा हुए, होगा आजम भारत को इस नहीं जी प्रोपेगेंडा आसमा मुहिम का, देखिए आपको इसका लगता है? फायदा है। देखिए हाँ। देखिए माजी में जब पुलवामा हुआ, अब पहलगाम हुआ है, तो ऐसे वाकयात को वो बुनियाद बनाकर सियासी फायदे समेटता है। बीजेपी के हमेशा से ये ख्वाहिश रही है, उसने सियासी फायदे समेटे हैं और अब एक बार फिर वही पॉलिसी दोहराने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान में समझो इस हवाले से एक जिम्मेदार जौहरी रियासत है और ऐसे जो इश्ताल अंगेज बयानात हैं जो भारत की तरफ से आ रहे हैं, उसका ना सिर्फ पाकिस्तान को आलमी बरादरी पे ज़ाहिर है उसने ये मौक़िफ़ उठाया हुआ है, बल्कि आलमी बरादरी को भी चाहिए कि वो इसका नोटिस लें। 2 जौहरी रियासतें हैं जो पूरे खित्ते को जंग की तरफ धकेल रही हैं। जयशंकर साहब का ये जो बयान है, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप इसे इसको ये समझ लें कि जैसे एक अननोन आदमी जो है वो उठ के ये कह दे कि जी हमने पाकिस्तान को तहस-नहस कर देना। ऐसी बात नहीं है। ये दाखिली जो सियासत है उससे तवज्जो हटाने के लिए और अवाम के अंदर एक जंगी जुनून और वोट की सियासत को जो है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए ऐसे बयानात आ रहे हैं। दूसरा आपने जो कहा क्या कश्मीर इस मसले के लिए हाईलाइट होगा, डेफिनेटली। देखें अभी हालिया व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने गुज़श्ता रोज़ एक बयान में ये कहा है कि ट्रंप ये चाहते हैं कि वो अपने दौरे हुकूमत में कश्मीर के मसले को पाकिस्तान और भारत के साथ बैठकर हल करें। देखिए अब कश्मीर का मसला हाईलाइट है, 2 जौहरी रियासतों के दरमियान ये ऐसा मसला फ्लैश पॉइंट है, अगर आप इसने हल ना किया तो खुदा न खास्ता कल आने वाला दिन इतना बुरा हो सकता है कि जो पूरी दुनिया के अमन को अपनी लपेट में ले लेगा। मैं आपकी तरफ आऊँगी काशिफ साहब। आज़म मलिक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, अली फुरकान साहब ने भी हमें समझाने की कोशिश की कि क्यों जयशंकर इस तरह के बयानात दे रहे हैं। लेकिन अभी कुछ रोज़ पहले हमने देखा था कि मोदी जो हैं वो भारत में खड़े होकर हमारे नौजवानों को गोली मारने की बात करते हैं। और फिर जयशंकर जो हैं वो ब्रसल्स में मौजूद होते हैं और जहाँ पूरी दुनिया की तवज्जो का वो मरकज़ भी थे कि वो पाकिस्तान के हवाले से क्या बात करते हैं। तो पाकिस्तान को एक जिसे हम आम ज़बान में तड़ी लगाना या धमकी देना कहते हैं, वो हरकत करते हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ने गुज़िश्ता रोज़ एक बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि अगर न्यूक्लियर जंग की धमकियां देना सिफारतकारी है तो फिर मसला है पाकिस्तान जो मसला है वो पाकिस्तान का नहीं है, बल्कि ख़ुद भारतीय काबीना में मौजूद जो इंतहा पसंदी है वो असल मसला है। तो काशिफ साहब, आपको नहीं लगता कि जब मोदी इस तरह की बात भारत में खड़े होकर करते हैं और जयशंकर इस तरह का बयान ब्रसल्स के अंदर देते हैं पूरी दुनिया के सामने, तो वो अपने अंदर, अपने मुल्क के अंदर, अपनी काबीना के अंदर मौजूद जो इंतहा पसंदी है खुद उसको हाईलाइट कर बैठे हैं? देखें, मोदी खुद एक इंतहा पसंद हिंदू है, जयशंकर भी इसी तरह तर्ज का आदमी है। अब उन्होंने तो अपनी इंतहा पसंदी की सियासत को लेके आगे चलना है और अपनी आवाम को अपने साथ इंटैक्ट रखना है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा मसला है। लेकिन असल मामला ये है, अपनी आवाम को रखे ना। ब्रसल्स में तो अपनी आवाम को नहीं रख रहे, वो तो दुनिया को बता रहे हैं कि हम हैं इंतहा पसंद। वो ब्रसल्स में जो उन्होंने बयान दिया होगा, कहीं आते जाते उनको कहीं बिलावल भुट्टो साहब का चेहरा नज़र आ गया होगा तो शायद वो सीख पा हो गए होंगे। लेकिन मसला ये है कि भारत के साथ पूरी दुनिया में अगर आप अहाता करें सफारतकारी तौर पे, सिर्फ एक इसराइल उसके साथ खड़ा है। जिस दिन इसराइल भारत को इशारा करेगा, भारत अमेरिका के कहने पे पाक भारत मुज़ाकरात शुरू करवा देगा और जब पाक भारत मुज़ाकरात शुरू होंगे तो उसमें कश्मीर का इशू एड्रेस होगा। ट्रंप की ज़िंदगी की ये बड़ी ख्वाहिशात में से एक ख्वाहिश है कि कश्मीर का मसला वो हल करे, ताकि वो कहें कि देखें एक इतना बड़ा मैंने मसला हल किया और जो साउथ एशिया का अमन है उसको मैंने सस्टेन किया, लिहाजा मैं अब मेरे से ज़्यादा नोबल अमन का नोबल नाम का हकदार कोई नहीं है। ये देखें, ये बड़े बड़े मकासद हैं, मोटिव्स हैं, इनकी चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं। आज यही अमेरिकन कमांड जो है वो पाकिस्तान की एप्रिसिएशन कर रहा है जब हमने भारत को मारा है उसके बाद, और यही अमेरिकन जो है आज से कुछ अर्सा पहले तक डू मोर करते इनकी जुबान नहीं थकती थी। भाई हम तो कह रहे हैं कि हमने जानों का नजराना दिया, हम तो कह रहे हैं कि हमने माशी तौर पर नुकसान उठाया, हम तो अफगानियों को पनाह दी, फिर उनसे मार भी खाई, फिर उनसे इंसर्जेंसीज भी भुगती। मसला दहशत गर्दी है, उसका बेहतरीन हल है जो बिलावल साहब ने कहा कि आए आप और हम बैठते हैं, एक प्लेटफॉर्म बना लेते हैं, आप अपने अंदर तरफ से जो सपोर्ट दे रहे हैं वो बंद कर दें और हमें बताएं, हम उस पर काम करने को तैयार हैं। असल इशू दहशत गर्दी नहीं है जी, असल इशू ये है कि मोदी को सियासी तौर पर नुकसान हो रहा है। और मैं ये समझता हूँ, ये तो बात करें ना अली फुरकान साहब के जयशंकर की मोदी की टीम में गुंजाइश, मुझे लगता है कि मोदी की अपनी भारत की सियासत में गुंजाइश जो है वो दिन ब दिन कम होती चली जा रही है। और मैं समझता हूँ कि ये इस साल के आखिर में या अगले साल के शुरू में आप देखिएगा कि शायद मोदी जो है उसकी जमात वो बरसे इक़्तिदार ना रहे, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जब इलेक्शन करीब आएगा चीज़ें बेहतर होंगी, फिर तंजीम का एक प्रेशर है, लोगों का प्रेशर है। असल
मैं पुरुमीद क्यों मुज़ाकरात के ऊपर कि मुज़ाकरात करवाने का मामला या उसकी जिम्मेदारी, उसका ऐलान ना हमने किया है ना मोदी ने किया, वो किया जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है। अब अगर ट्रंप साहब मुज़ाकरात नहीं करवा पाएंगे तो फिर ट्रंप साहब खुद जवाब देंगे भाई उन्होंने क्यों ऐलान किया था, और अगर ट्रंप साहब को मोदी इनकार करेंगे तो फिर मोदी जाने और ट्रंप साहब जाने। हम तो हर तरह से हाजिर हैं, हम पे कोई चीज़ मुसल्लत ना की जाए, हम रास्ता देने को तैयार हैं। ठीक हो गया। नवीद साहब, मसला कश्मीर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हाईलाइट हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इस टेंशन के बाद, क्या ये तवक्को की जा सकती है कि ये मसला जो है ये हल की तरफ जा सकता है, कोई पेशरफ्त हो सकती है? ख़ास तौर पे भी जैसे काशिफ साहब ने फरमाया कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि उनका नाम जो है वो सुनहरी हरूफ में लिखा जाए कि उन्होंने जिस खत्ते में जो एक बड़ी वजह थी टेंशन की उसको हल करवा दिया। देखें, जहाँ तक ट्रंप की बात है तो ट्रंप के इतने ज्यादा पाकिस्तान के हक में बयानात आना, नंबर 1। नंबर 2, ट्रंप के कहने पे भारत का सरेंडर करना। नंबर 3, स्टैंडकॉम की पाकिस्तान की अप्रिसिएशन करना। ये वो तमाम वजूहात हैं जिसकी वजह से जयशंकर और पूरी भारतीय हुकूमत जो है वो बुखलाई हुई है। आप बात कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला करेंगे। भारत, वो जो कहते हैं ना रस्सी जल गई बल नहीं गया, मेरा कहना ये है कि रस्सी जल गई। अगर आप उन्होंने दोबारा कुछ ऐसा किया तो इस दफा पाकिस्तान उनका बल भी निकाल देगा, सिर्फ रस्सी नहीं जलाए। नंबर 1, आप कुछ देर के लिए ये सोचें कि भारत एक लूजर है, वो रो रहा है, उसको एक जंग में मार पड़ चुकी है, वो ये सब कुछ नहीं करेगा तो और कौन करेगा? और ये जो जयशंकर साहब के बयान है ना, उसको आप इस रीजनल पॉलिटिक्स और वो जो नए हालात पैदा हो रहे हैं कि इसराइल ईरान के ऊपर हमला कर सकता है, ये उन कॉन्टेक्स्ट में भी देखें। अगर इसराइल अल्लाह ना करे ईरान के ऊपर हमला करता है तो क्या आपका क्या ख्याल है, भारत जो है वो इसराइल का साथ नहीं देगा? और भारत का क्या किरदार होगा उसके बीच में? वो उसी असना में पाकिस्तान के ऊपर भी कुछ ना कुछ कर सकता है, जबकि उसको इसराइल की सपोर्ट भी हासिल होगी, जिसको दोनों को मुंह तोड़ जवाब देने का महारत हमारी फौज के पास है। हाँ। एक आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, सोशल मीडिया पे आपने एक वीडियो देखी होगी, शशि थरूर साहब से अमेरिका में उनके बेटे ने क्वेश्चंस किए कि क्या आपके पास कोई प्रूफ है पहलगाम के, जिसका जवाब शशि थरूर अपने बेटे को, जो कि वॉशिंगटन पोस्ट में शायद नुमाइंदा था उसका, जब वो एक बाप अपने बेटे को सेटिस्फाई नहीं कर सका तो भारत पूरी कौम दुनिया को कैसे कर सकता? ठीक हो गया नवीद साहब। नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं। मसला कश्मीर की बात हो रही है और उसमें नवीद नसीम साहब ने जिक्र किया कि ट्रंप मसला कश्मीर पर तवज्जो देते हुए में दिखाई देते हैं, लेकिन एक और बहुत बड़ा इशू जहां ट्रंप ही के मुल्क से, अमेरिका से खबर आई कि जी अमेरिका को ये तला दे दी गई है इजराइल की तरफ से कि वो ईरान पर अटैक कर सकता है। ये सुबह से बहुत ज़्यादा खबर जो है ये चल रही है, तो हम चाहते हैं कि हम इसको अपने प्रोग्राम में ज़रूर डिस्कस करें। क्या वाक़तन ऐसा होने जा रहा है, इजराइल ईरान को अटैक करने जा रहा है, या ये महज एक ख़बर है? क्या इसका मकसद हो सकता है अगर ये महज एक ख़बर है? और फिर अगर वाकई इजराइल ये अटैक करता है तो फिर क्या सिनेरियो, क्या सिचुएशन बनने जा रही है उस खत्ते में? इसको डिस्कस करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बात होगी मशरिक़ वस्ता के बहरान की, जो फैलता ही चला जा रहा है। फ़लस्तीन में लगने वाली आग की तपिश अब पूरी दुनिया महसूस कर रही है। निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी ने इजरायली शहरियों को आलमी नफरत की अलामत बना दिया है। बरतानिया, फ्रांस और कनाडा नेतन्याहू के लिए नो गो एरिया बन चुके हैं। इन ममालिक ने नेतन्याहू के दाखिले पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन आलमी मुजरिम नेतन्याहू किसी पाबंदी को खातिर में नहीं ला रहे। इजराइल में इन हाउस तब्दीली से एक उम्मीद थी, लेकिन अपोजिशन नाकाम रही, जिसके बाद नेतन्याहू 6 माह के लिए तहरीक अदम एतमाद के ख़तरे से बच गए हैं और अब ये जंगी मुजरिम पहले से ज़्यादा जुनूनी अंदाज में सामने आ रहा है। खबरें ये भी आ रही हैं कि इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है, जिसके लिए इजराइल ने अमेरिका को पेशगी मुत्तला भी कर दिया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इजराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में अपने सिफारत खानों और एयर बेसिस पर अलर्ट जारी कर दिया है। दूसरी जानिब ईरान ने भी जवाबी हिकमत अमली तैयार कर ली है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि अगर इजराइल ने जौहरी तनसीबात पर हमला किया तो ईरान ने फौरी जवाब तैयार कर रखा है।
बात बढ़ती जा रही है और गाज़ा में लगने वाली आग पाकिस्तान के पड़ोस ईरान तक पहुंचने को है। अगर इसराइल हमला करता है तो ईरान का जवाब क्या होगा? मुस्लिम ममालिक का किरदार क्या होगा? इसराइल ईरान जंग से आलमी मईशत यकीनी तौर पर मुतासिर होगी और हम ये सारे खदशात सवालों की सूरत में अपने पैनल के सामने रखने जा रहे हैं। अली फुरकान साहब, आप इंटरनेशनल मीडिया से वाबस्ता हैं, आप बहुत सारी स्टोरीज़ ख़ास तौर पर इज़राइल से मुतालिक, ईरान से मुतालिक आप कवर भी करते रहे हैं, ट्रैवल भी आप करते हैं दुनिया भर में, बड़े करीब से ये सारे मामलात को देखते हैं। सर, ये जो सारे सवालात जो मैंने आपसे पूछे हैं कि क्या वाकई हम देखेंगे कि मुस्लिम ममालिक जो हैं इस मौके पर कोई किरदार हमें अदा करते हुए दिखाई देंगे, और क्या ये किरदार तब अदा किया जाएगा अली साहब जब ये अटैक होगा? और उससे भी पहले ये सवाल कि ये अटैक वाकई होने जा रहा है? मुस्लिम ममालिक का किरदार तो आप मेरे ख्याल में एक तरफ रख दीजिए। गज़ा की सूरत हाल 2 साल हो गए हैं, आप उसको तो आज तक कोई किरदार हमें नज़र नहीं आया सवाए मज़म्मत, वो भी अल्फाजी, और वो भी अब अल्फाज भी जो है वो अब बिल्कुल बेमायनी होते चले गए। तो इसलिए मुस्लिम ममालिक के किरदार के सवाल पे तो शायद हमें एक तरफ रख देना चाहिए। अलबत्ता इसमें कोई शक की बात नहीं है मेरे ख्याल में कि एक जो इस वक्त थ्रेट है ईरान के ऊपर हमले की, वो माजी में शायद इतनी इस लेवल की नहीं होगी और इतनी संजीदगी उसके ऊपर नहीं हो सकती जितनी आज है। हाँ। तो इसराइल के जिस तरह से पोस्चर है उससे लग रहा है कि वो वाक़तन ईरान के ऊपर हमला करना चाहता है और उसके लिए उसकी तमाम तैयारी है। और ये रिपोर्ट्स जिस तरीके से बता रही हैं कि उन्होंने अमेरिका को भी इस हवाले से आगाह किया है, यकीनी तौर पर उन्होंने अपने दीगर जो कैपिटल्स हैं उनको भी आगाह किया होगा। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल मैं देख रहा हूँ, जो मुझे दिखाई नज़र आता है कि ट्रंप अभी भी इस मामले में तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। वो वाज़ेह नहीं है इस सूरत हाल में कि उन्होंने इसके ऊपर क्या हिकमत अमली लेनी है। वो अगरचे शुरू में तो कहते थे कि मैं दबाव नहीं लूंगा इस सारी सूरत हाल में, लेकिन ये जो तेजी से डेवलपमेंट हुई हैं, फौरन ही जो है वो पहले 3 राउंड में तो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात बहुत अच्छे चल रहे थे, दोनों तरफ जो है वो कह रहे थे कि बहुत अच्छी पेशरफ्त हो रही है। अचानक से वो कैसे जो है वहाँ पे वो अच्छी पेशरफ्त जो है वो यकदम जो है वो मनफी में बदल गई। IAEA ने अचानक से फौरी तौर पर सब कुछ अच्छा चल रहा था, बातचीत विजिट हो रहे थे, 20 साल में होते दिखाई दे रहे थे। IAEA ने 20 साल में आज तक नहीं कहा कि ईरान ने तावन नहीं किया, या आज वो कह रहे हैं कि वो अदम फैलाव में जो है वो जा रहा है। तो ये डेवलपमेंट जो है ये हमें बता रही हैं कि कुछ यकीनन पक रहा है, और जो कि इसराइल के जो पोस्चर है वो भी उसी की अक्कासी करता है। अब देखना होगा कि अमेरिका क्या पोजीशन लेता है। कल एक बहुत अहम मुलाकात जो है वो इतलात है होने जा रही है। मोसाद के चीफ और जो इसराइली स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के उनके वजीर हैं, वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो एडवाइज़र हैं उससे मिलने के लिए जा रहे हैं किसी नामालूम मकाम के ऊपर। और कल जो मुलाकात ये होगी उसके बाद शायद ये सूरत हाल कुछ वाज़ेह होगी कि अमेरिका कहाँ खड़ा होता है। डोनाल्ड ट्रंप अभी तक मेरी नज़र में इस सूरत हाल में वाज़ेह नहीं है, और वो अपना दबाव जहाँ डालेंगे, अपना वजन जहाँ डालेंगे, यकीनी तौर पर वो बहुत मायने रखेगा, बहुत ज़्यादा मायने रखेगा, नो डाउट। आप सही फरमा रहे हैं। आज़म साहब, ईरानी सदर का भी बयान आया, उन्होंने कहा कि अगर जंग मुसल्लत की गई तो दुश्मन के नुकसानात हमारे मुकाबले में कहीं ज़्यादा होंगे। लेकिन अभी भी जिस तरह से अली फुरकान साहब फरमा रहे थे कि उम्मीद है कि नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचेगी, ख़ास तौर पर जिस मुलाकात का जिक्र अभी अली फुरकान साहब ने किया, तो मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज आपको लगता है कि सामने आ सकते हैं? बातचीत में कोई कामयाबी की उम्मीद आपको दिखाई देती है आज़म मलिक साहब? देखिए आसमा, इसको हम 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। सबसे पहले इसराइल के पास अगर बात की जाए कि वो ईरान पर हमला करने की सलाहियत रखता है, तो इसका जवाब है हाँ। इसराइल मुकम्मल अस्करी सलाहियत रखता है। खास तौर पर अगर वो ईरान की जौहरी तंसीबात को निशाना बनाता है, ताहम ऐसा कदम जो है वो उठाता है, तो सिर्फ वो फौजी कार्रवाई नहीं होगी बल्कि एक इलाकाई जंग को जन्म दे सकती है। ये हमला उसी सूरत में मुमकिन है जब इसराइल को ईरान से, एक टर्म इसराइल यूज करता है, वजूदी खतरा, पर्सनल डेंजर, यानी कि वो ईरान को अपने वजूद के लिए खतरा तस्वर करता है। जब ये उसे महसूस हो जाएगा तो इसका वो दाखिली सियासी फ़ायदा हासिल करेगा। इस मौका पर अगर अमेरिका और मगरबी जो ममालिक हैं, अगर उनकी खामोश हमायत उसे हासिल होती है तो वो हमला कर सकता है। नंबर 2 अगर बात करें तो क्या इसराइल वाकई ईरान पर अगर हमला करता है तो उसके नताइज क्या होंगे? देखिए, इसके नताइज बड़े ख़तरनाक होंगे। ईरान यकीनन जवाबी कार्रवाई करेगा। इस वक्त खित्ते में अमेरिका भी मौजूद है, खित्ते में उसके इत्तेहादी ईरान के जो मौजूद हैं, जिसमें हिजबुल्लाह है, हमास है और दीगर मलेशिया हैं, वो इसराइल पर हमलावर हो सकती हैं। जो अमेरिकी स्ट्रेटेजिक चीज़ें हैं उनके ऊपर भी हमलावर हो सकती हैं। यूँ मुझे लगता है कि मशरिक़ वुस्ता जो है वो कई महाजों पर जंग की लपेट में आ सकता है, और इस
अच्छा, अब इस आते हैं, अगर ये कशीदगी हो जाती है तो फिर क्या होगा? देखिए, इस कशीदगी के बायस खलीजी तेल की जो रसद है वो मुतासर होगी पूरी दुनिया में, और इससे तेल की कीमतें जो हैं वो आसमान पर जाएंगी, और दुनिया भर की जो मईशत है, खुसूसन तरक्की पजीर, जिसमें हम हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड पाकिस्तान कंट्रीज का तो शामिल हैं। आजम साहब, इफ आई एम नॉट जी, रॉन्ग, तो 90% तेल ज़ाहिर है हमारा बाहर से आ रहा होता है, तो हम भी जी, जी, मुतासिर होंगे बिल्कुल। फिर। देखिए, मुख्तसर अगर हम इसके ऊपर बात करें तो ज़ाहिर है इस्राइल जिस किस्म की कार्रवाई कर रहा है, वो तो देखिए निहत्थे फ़लस्तीनियों को बख्श ही नहीं रहा ना, तो ईरान तो फिर उसके लिए एक सॉफ्ट टारगेट की सूरत इख्तियार कर जाएगा। अगर ये ऐसा होता है, तो मेरे ख़्याल में ये एक तबाहकुन और पूरी दुनिया के लिए अदम इस्तेहकाम का बायस बनेगा। फुरकान साहब ने जिस तरह से कहा कि जो आने वाले कल में जो मुलाकात होगी, उसके बाद हम ज़्यादा बेहतर तौर पर देख सकेंगे कि इस वाज़ेह तौर पे वक़्त बिल्कुल, इस्राइल कहाँ पर खड़ा है। जी। कहाँ पर खड़ा है और ख़ास तौर पर अमेरिका कहाँ पर खड़ा है और किसके पलड़े में अपना वज़न डालता है। वो देखिए, जैसे जो अली जो जो फुरकान साहब ने आसमा कहा जो कि जी, जी, बिल्कुल, जो बहुत उसकी मैटर जो करता है, बहुत जी, जो मायने रखता ईरानी है। मिलिशिया है, देखिए आसमा, आखिरी बात जो जी, जैसे जी। पहले भी मैंने कहा, जो ईरानी मिलिशिया है, जी, जी। हिज़्बुल्लाह, हमास और जी, दीगर जी। जो हैं, ये ऐसे खामोश नहीं रह सकती। ये जंग हाँ। ने फिर पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेना है। ऐसा मुमकिन हुँ, नहीं होगा कि आप जंग हुँ। शुरू तो जंग इंसान शुरू करते हैं, फिर इंसान इसे खत्म नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अच्छा, अभी जब ईरान के ऊपर अटैक की बात होती है नवीद नसीम साहब, हमारे अवाम में एक तशवीश ज़ाहिर है कि पहली तो इसलिए कि ईरान जो है वो एक मुस्लिम मुल्क है, इस वजह से भी। लेकिन चलिए, वो मुस्लिम ममालिक का किरदार क्या है, मैं आपसे वो नहीं बिल्कुल भी पूछने जा रही। वो अली फुरकान साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि उसको तो वैसे ही हमें साइड पे रख देना चाहिए, डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। नवीद साहब, मुझे ये बता दीजिएगा कि पाकिस्तान किस तरह से मुतासर होगा अगर खुदा न खास्ता ये अटैक होता है तो? आसमा, मैं आपके सवाल का भी जवाब देता हूँ, लेकिन एक सिर्फ एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट या डिफरेंट साइड में आपके सामने पेश करना जी सर, चाहूंगा। प्लीज़ आप प्लीज़। सदर ट्रंप के इक़्तिदार में आने के बाद या इवन उनसे पहले उन्होंने ये दावे किए थे कि वो दुनिया में होने वाली जंगों को बंद करेंगे। बंद करेंगे। नंबर वन उन्होंने कहा कि जो गजा में हो रहा है, इसराइली हमले हो रहे हैं, जो पहले हमास में और इसराइल के दरमियान सीज फायर रहा और वो एक अरसे तक चलता रहा, जिसका क्रेडिट ट्रंप हुकूमत ने लेने की कोशिश की, हालांकि वो बाइडेन हुकूमत ने तय पाया था। हुआ क्या? इसराइल आज के दिन तक गजा पर हर रोज हमले कर रहा है, सैकड़ों बच्चे मार रहा है। ट्रंप ने वादा किया था, दावा किया था कि वो यूक्रेन को भी और रशिया को भी उसके दरमियान भी सीज फायर करवाएगा। वो सीज फायर हुआ? जवाब है नहीं। नहीं। तीसरी बात आप ये देखें कि पाकिस्तान और भारत जो है वो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं और उसको वो ट्रंप की मुदाखलत की वजह से दोनों के दरमियान सीज फायर हो गया। अब ऐसी सूरत में आप बताएं कि क्या ट्रंप इंतजामिया इसराइल को ये इजाजत देगी या साथ देगी कि वो ऐसे मुल्क के ऊपर हमला करे जिसकी अमेरिका से डायरेक्ट नहीं बनती, जिसके ऊपर अमेरिका जो है वो हमेशा से सैंक्शन इम्पोज करता रहा है, उसको जोहरी हथियारों पर बहुत ज्यादा इतराज़ात हैं। अब ऐसी सूरत हाल में इस खित्ते में एक नई जंग का शुरू होना ट्रंप के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है? मेरा ये ख्याल है कि ट्रंप इस जंग में भी और इसराइल को रोकने में, उसको काबू में करने में किसी न किसी तरह पूरी ऑफर जरूर एक कोशिश करेंगे। वजह उसकी ये कि ट्रंप इंतजामिया ये नहीं चाहेगी कि साउथ एशिया में, इस रीजन में एक ऐसी जंग शुरू हो जाए जो कि बहुत बड़े लेवल पे फैल सकती है। और वो अगर आप देखें, जैसे कि उससे सिर्फ ये जंग सिर्फ ईरान तक तो नहीं रहेगी, ईरान के साथ इराक है या दूसरे जो हौसी बाकी है, हमास भी आ जाएगा। तो इसराइल वर्सेस 3 या 4 मलेशिया जिनका जिक्र आदम ने भी किया है, वो शुरू हो जाएंगे। फिर पाकिस्तान का किरदार देखें, पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही मुश्किल होगा कि वो ईरान पर हमले के बावजूद न्यूट्रल रहे। क्या ऐसी सूरत में ईरान का साथ दे सकता है पाकिस्तान? ईरान का साथ देने का मतलब है इसराइल के साथ डायरेक्ट दुश्मनी। इसराइल के साथ डायरेक्ट दुश्मनी का मतलब है कि इसराइल और भारत जो है वो पहले ही यकजा हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो क्या पाकिस्तान के लिए न्यूट्रल रहना ऐसी सूरत हाल में पॉसिबल होगा? और अगर वो न्यूट्रल नहीं रहता तो क्या पाकिस्तान की फोर्सेस जो है वो इसराइली फोर्सेस और प्लस भारत का मुकाबला कर सकेंगी? जो कि आई एम श्योर के पाकिस्तानी फोर्सेस में इतनी कैपेबिलिटी है, लेकिन वो एक बहुत बड़ी और एक लंबी जंग शुरू होने का खतरा है, जिससे मईशत भी तबाह होगी, जिससे हमारे जो समुद्री रास्ते हैं वो भी बंद हो जाएंगे और इसके बहुत
दूर रखक कंसिक्वेंसेस होंगे। फॉरेन रेमिटेंस बंद हो जाएगी नवीद साहब, फॉरेन रेमिटेंस है, आपके मुल्क में फिरका वारियत कशीदगी बढ़ सकती है, जंग हो जाएगी। ठीक है। और कहीं ना कहीं अली फुरकान साहब, काशिफ साहब, मैं आपको भी ऐड करना चाहूँगी, बहुत सारी जगहों पर ये भी एक तासुर पाया जाता है कि अगर इजराइल ईरान पर हमला करता है, उनके दरमियान जंग छिड़ जाती है, तो कहीं ना कहीं भारत इसका फ़ायदा उठाते हुए दोबारा से पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकता है। काशिफ साहब, आप समझते हैं ये वाकई ऐसा है? देखिए, भारत जो है वो अटैक करने से पहले बहुत दफ़ा सोचेगा कि वो पाकिस्तान और चाइना का जो कॉम्बिनेशन है, भारत उसको नहीं कर सकता, इवन इसराइल उसको टैकल नहीं कर सकता। और इसराइल जो है वो किसी वक्त तौर भी चौमुखी लड़ाई की हामी नहीं भर सकता। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ बड़ा स्पीडली, कि इसराइल ने अगर ईरान पर अटैक किया तो याद रखिएगा दुनिया का अमन तो ख़तरे में पड़ेगा। ये इब्तदा होगी इसराइल के खात्मे की। और मैं बिल्कुल कन्विंस हूँ इस बात पे, जिस तरह फ़लस्तीन के ऊपर इसराइल ने अटैक किया था, तो मैंने कहा था ये जो मर्जी कर ले, 2 साल भी जंग लड़ते रहे, ये गज़ा या फ़लस्तीन जीत नहीं सकेंगे। हमास और ये इसको जब वहाँ से अटैक शुरू होगा, बेसिकली ट्रंप ने पिछले 72 घंटों में 3 बयान दिए हैं। उसमें एक बयान ये था कि हमास और इसराइल के दरमियान जो जंग बंदी के मुज़ाकरात है, ईरान उसका पार्ट एंड पार्सल है। फिर उसने कहा कि हम उसमें अमन कायम कर सकते हैं। फिर उसने कहा नेतन्याहू को कि इनफ इज़ इनफ, आप ख़त्म कर दें इस जंग को। लेकिन इसराइली पार्लियामेंट तहलील नहीं हो सकी, नेतन्याहू की हुकूमत नहीं ख़त्म हो सकी, जिसके बाद इसराइल ने कहा कि हम अगला महाज खोल दें, क्योंकि नेतन्याहू को अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए जंग सूट करती है। अगर ये सारा मामला हुआ, मशरिक़ वस्ता नहीं, दुनिया का अमन ख़तरे में होगा। और इसराइल को चारों अतराफ से ये देखिए ऐसा अटैक होगा कि इसराइल के खात्मे की इब्तिदा हो जाएगी। ये सिर्फ एक, मैं समझता हूँ, प्रेशर है कि गज़ा के ऊपर ईरान जो है वो थोड़ा सा बैक पे जाए और अमन कायम हो सके। वैसे बड़ी माजरत के साथ अली फुरकान साहब, ये जो बातें अभी की हैं, काशिफ साहब ने फरमाया, जो इस तरह की बातें हमने तब भी सुनी थी जब गाज़ा के ऊपर इस तरह की एक जारहियत जो है मुसल्लत करने जा रहा था इसराइल के, जी इसराइल का अपना खात्मा हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन उसके बाद हमने बर्बरियत देखी, जुल्म देखा, बच्चों को शहीद होते हुए देखा, और वो कुछ देखा जो लोग दुआ करते हैं कि उन्हें कभी ज़िंदगी में ना देखना पड़े, जो गाज़ा में हमने देखा। तो आप क्या समझते हैं अली, के वाक़तन अगर इसराइल ये कर रहा होगा ईरान के साथ, तो ये इसराइल अपने लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहा होगा, या आपको कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, हमारे लिए, इवन पाकिस्तान के लिए बड़े मसाइल इससे हो सकते हैं अगर ये जंग छिड़ते हैं? देखिए, स्ट्रेटजिकली अगर देखें तो इसराइल को ये सूट करता है, अगर कोई नया कॉन्फ्लिक्ट खित्ते में या उससे बाहर कहीं पे भी वो उभरता है, तो ये इस वक्त इसराइल को उसकी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल होते हैं। स्ट्रेटजिकली उनको ये लगता है, और नेतन्याहू की अप्रोच यही है, और इसी बुनियाद को लेके उन्होंने इंडिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया था पाकिस्तान के हवाले से, जब सूरत हाल जो है वो सामने आई थी। क्योंकि लेकिन जो एक नवीद साहब एक सवाल कर रहे थे, तो नवीद साहब, मैं इसके ऊपर आपको ख़बर नहीं बल्कि अहम क्वार्टर से ये इतला जो है वो पहुँचाना चाहता हूँ कि अगर इसराइल ईरान के ऊपर जाता है हमला करने, तो पाकिस्तान न्यूट्रल नहीं रहेगा। पाकिस्तान अपना स्कोर जो है वो बराबर करेगा, जो कि इंडिया के साथ सूरत हाल में इसराइल ने जो है वो अदा किया था। तो ये मैं आपको खबर नहीं, इतला अपनी जो है वो ज़रूर पहुंचा सकता हूं। ये तो आज इस हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम था। क्या ही आपने मजे वाली बात अली फुरकान साहब ने की है, जबरदस्त बात हमें बताइए, हमारे दिल खुश आपने कर दिए भाई। कि ऐसा ही हो। हाँ भाई, हम दुआ करते हैं ऐसा ही हो। इस दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम भी करते हैं। नवीद साहब, आपका शुक्रिया, काशिफ साहब, अली साहब, आज़म साहब, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा। मंडे को मिलेंगे आपसे दोबारा। जो भी सिचुएशन रहेगी, न्यूज़ 1 आपको आगाह करता रहेगा। हमारे साथ ही रहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों और तज्जियों के साथ आज 7 बजे में मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। टॉपिक्स क्या हैं मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन आज भारत से इंतहाई अफसोसनाक खबर आई, जहां एयर इंडिया का मुसाफिर तैयारा अहमदाबाद में गिरा। ज़ाहिर है ये तैयारा गिरते ही तबाह हो गया। पहले इत्तलात आ रही थी कि काफ़ी सारे मुसाफिर जो हैं वो शायद महफूज हैं, लेकिन अभी जो ताज़ा तरीन ख़बरें आ रही हैं अहमदाबाद से, वो ये बताती हैं कि इसमें 242 यानी 242 मुसाफिर इसमें हलाक हुए हैं, जिसमें अमले के 12 अरकान
भी शामिल हैं। गुजरात के साबिक वज़ीर आला रूपानी भी बताया जाता है कि इसी तैयारे में सवार थे। हमारे जो मुल्क के बड़े लीडर्स हैं, सियासी रहनुमा हैं, उन्होंने इस पर अफसोस का इजहार किया है। नवाज़ शरीफ साहब ने भी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी। कहना उनका यही है कि कीमती जानों के ज़िया पर हम मुतासरा ख़ानदानों से हमदर्दी का इजहार करते हैं। और मैं भी अपनी पूरी टीम की जानिब से, न्यूज़ वन की पूरी टीम की जानिब से, हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ जो तशरीफ़ रखते हैं, काशिफ रफ़ीक साहब हैं, आज अली फुरकान साहब हैं, नवीद नसीम साहब हैं, आज़म मलिक साहब हैं, इन तमाम लोगों के बिहाफ पे, उन तमाम फैमिली से हम इज़हारे हमदर्दी करते हैं जिनके साथ ये अफसोसनाक एक वाक़या और ये ट्रेजिडी हुई है। और ज़ाहिर है ये बेशक कोई भी मुल्क हो, कहीं भी ये इस तरह का हादसा हुआ हो, इस पर अफसोस ही किया जा सकता है, हमदर्दी का इजहार किया जा सकता है। एंड वी विश के बहुत सारे लोग जो हैं इसमें उनको रेस्क्यू किया जा सके। अभी भी ऑपरेशन तो खैर जारी है, बहुत से इत्तलात ये भी है कि कोई बच नहीं पाया है, बट लेट्स सी, जो हमारे पास अपडेट्स आती रहेंगी हम आपको आगाह करते रहेंगे। ये अफसोसनाक वाक़या जो भारत में पेश आया, मैंने ज़रूरी समझा कि इस पर हम आज ज़रूर बात कर लें थोड़ी सी। अब जी प्रोग्राम में आज हम बाकायदा कौन से टॉपिक्स डिस्कस कर रहे होंगे। आने वाले माली साल की बजट की बात हो रही होगी, जिसकी नाज़रीन परतें जो हैं अब एक एक करके खुलती चली जा रही हैं। बजट की कमज़ोरियाँ और बजट साजों के यू टर्न्स भी सामने आ रहे हैं। IMF से वादे के बावजूद वज़ीर ख़जाना बिजली के सरचार्ज पर यू टर्न ले चुके हैं। ज़रूरी सेक्टर के हवाले से भी वज़ीर ख़जाना के लबो लहजे में नरमी आती दिखाई देती है। उनका कहना यह है कि ज़राअत पर कोई नया टैक्स लगाया गया नहीं, पहले से आए टैक्सेस की शरह में कोई रद्दो बदल किया गया है। और अहम बात ही यही है कि जब गरीबों की पेंशन, बहन बेटियों की शादियों के लिए पाई पाई जोड़कर जमा होने वाले चंद लाख रुपए तक नहीं बच पा रहे, तो ज़राअत पर इस मेहरबानी की वजह क्या है? क्या इस मेहरबानी का सबब कौमी असम्बली में मौजूद 112 अराकीन के जागीरदाराना बैकग्राउंड से हैं? ये वजह तो नहीं है कि उनका जागीरदाराना बैकग्राउंड है। बात भी समझ में आती है कि जब आधी असम्बली ही जागीरदारों की होगी नाज़रीन, तो फिर वो अपने पैरों पर पानी कैसे पड़ने देंगे? यानी इसे मिशन इम्पॉसिबल ही समझा जाए। अहमद फराज का मशहूर शेर एक मुझे याद आ रहा है, कुछ अहले सितम कुछ अहले चशम मैं खाना गिराने आए थे, दहलीज को चूम के छोड़ दिया, देखा कि ये पत्थर भारी है। कुछ भारत की बात करेंगे जिसने 50 और 60 की दहाई में ज़रूरी इस्लाहात की मदद से बड़े ज़मींदारों की ज़मीनें छोटे किसानों में तकसीम की थी और इस तरह से वहाँ पर जागीरदारी का सिस्टम जो है उसको ख़त्म कर दिया गया। मगर हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। जागीरदार शाफिया में रहे और मजबूत होते रहे। अब वो पहली बार टैक्स देंगे, देखना है कि क्या वो ये दान कर पाएंगे। मारूफ माहिर मईशत डॉक्टर अब्दुल हफीज़ तो कहते हैं कि ज़रूरी इनकम टैक्स से 1500 अरब रुपए हासिल हो सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं जी कि इस वक्त हुकूमत के पास इस्लाहात का एक बेहतरीन मौका है। ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट साथ है, पार्लियामेंट में अपोजिशन भी मसला नहीं है, महंगाई में कमी और माशी इस्तेहकाम भी है। तेज़ी से बढ़ते हुए मालियाती और बैरूनी शुबे के खसारे को या तो सरप्लस में डाल दिया गया है या किसी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। सवाल यही है कि ऐसी आइडियल सूरत हाल में हुकूमत क्या कर रही है। बजट में हुकूमत का फोकस ऑनलाइन मार्केट्स, आमदनी, डिजिटल मईशत की लेन देन रहा है। ये भी खबरें आ रही हैं कि टैक्स कवानीन को मज़ीद सख्त बनाया जा रहा है। विद होल्डिंग टैक्स गोशवारे जमा न कराने पर जुर्माने की रकम 5000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये की जा रही है। बिना रजिस्ट्रेशन के ऑनलाइन मार्केट और करियर कंपनीज जो हैं उनको पहली बार खिलाफ वर्जी पर 5 और उसके बाद 10 लाख रुपए तक जुर्माना आयद किया जा सकेगा। काफ़ी सख्त इक़दाम है नाज़रीन, लेकिन क्या ये नए माली साल के 14,131 अरब रुपए के हदफ के लिए काफ़ी होंगे? इन सारे सवालों के जवाब आज हम अपने पैनल के सामने रखेंगे। पैनल में कौन मौजूद है ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। काशिफ साहब, अली फुरकान साहब, नवीद नसीम साहब, आज़म मलिक साहब, मैं आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। गुफ्तगू का आगाज़ आज़म मलिक साहब मैं आज आपसे करना चाहूँगी। सर मुझे ये बता दीजिएगा, बजट हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, यकीनन हम इस पर बात भी कर रहे होंगे, लेकिन ये जो वज़ीर ख़जाना साहब ने ज़रूरी अद्वियात की बात की है, खाद की बात की है, और स्पेशली जब उन्होंने फरमाया कि इन पर आए जो टैक्सेस हैं उनसे छेड़छाड़ नहीं की जा रही है, ज़रूरी इनकम टैक्स को सूबों के खाते में डाल दिया गया है, तो क्या हम ये समझें कि कहीं ना कहीं वो जो एक बड़ा जागीरदार तबका हमें असम्बली में बैठा हुआ दिखाई देता है, ये कहीं ना कहीं उसको आसानियाँ फराहम करने के लिए ऐसे किया गया है? क्योंकि जो बेचारा किसान खेत खलियान में काम कर रहा होता है, मुझे नहीं लगता कि उसका कोई फ़ायदा इससे होने वाला है। आज़म देखिए आसमा, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि 1950 में जो ज़रूरी इस्लाहात भारत ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, उसके बाद भारत में जो जागीरदाराना सिस्टम था उसको बिल्कुल निस्तो नाबूद कर दिया गया और भारत
में नजर भी आया कि उनकी जो ज़रई जो उनकी एक तरक्की थी वो हमें नजर भी आई 1950 के बाद। देखिए, पाकिस्तान के अगर हालिया बजट की हम बात करें तो यूं लग रहा है जैसे ये फिर उन तबकों के लिए नरम गोशा लिए हुए है जो पहले ही मराज याफ्ता हैं, जबकि अवाम पर जो बराह रास्त और बिलावास्ता टैक्सों का बोझ है उसे मजीद बढ़ा दिया गया है इस बजट में। ज़रई आमदन पर टैक्स ना लगाना मैं समझता हूँ इस बात का वाज़ह सबूत है कि ताकतवर तबके आज भी नाकाबिले इत्तेसाब हैं। एक तरफ आम शहरी जो है वो बिजली, गैस, अशिया खुर्दोनोश पर उनकी सब्सिडी कम की जा रही है। दूसरी जानब आप देखें कि कितना खुला तज़ाद है कि हज़ारों एकड़ पर मुहीत जो जागीरें हैं, उनकी आमदनी टैक्स से आप मुस्तस्ना कर रहे हैं, और अगर आप कर भी रहे हैं थोड़ा बहुत, तो वो इतना है कि जो उनके लिए बिल्कुल आटे में नमक के बराबर है। आप देखें आपने क्या किया, नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने की जो हिकमत अमली आपने अपनाई है, वो सती और आर्जी दिखाई दे रही है। हाँ। ज्यादातर जुर्माने जिनकी अभी आपने भी बात की, वो बैंक ट्रांजैक्शंस पर कटौतियां और मोबाइल सर्विस के जरिए जो दबाव के तहत जो इकदामात हैं वो किए गए हैं, जो ना सिर्फ मैं समझता हूँ अवामी मज़ाहमत को जन्म देंगे, बल्कि ये टैक्स कल्चर के फ़रोग़ की राह में बहुत बड़ी रुकावट है। मैं समझता हूँ ज़रूरत इस अमर की थी इस मौके पे जी कि बजाय आप छोटे तबकों पर दबाव डालने के, उन कूतों को भी टैक्स नेट में लाते जो मुल्क की मईशत पर असल कब्जा जमाए बैठे हैं। वो अशराफियां हैं जो हुकूमतों का हिस्सा हैं, वो जागीरदार जो बैक एंड पे गवर्नमेंट्स बनाते और गिराते हैं। आपने उनका तो कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ उन्हीं तबके के ऊपर जो जो पहले ही टैक्स दे रहा है, जो मेरे और आप जैसा तनख्वाहदार तबका है, आपने उसको इस कदर दीवार के साथ लगा दिया है कि उनको यूं लग रहा है जैसे उनकी कमर टूट गई है। जब से कि बजट आया है, मुख्तलिफ मकतबा फिक्र के लोगों से हमारी बातचीत हो रही है, मैं समझता हूँ इसके ऊपर कोई भी खुश नहीं है। आपने एक ऐसा गोरख धंधा बनाया हुआ है जिसके जरिए सिर्फ आप हेर फेर, आप हाँ। टीवी के जरिए तो लोगों के दिल जीत सकते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक हो गया जी, ग्राउंड रियलिटी जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं अली फुरकान साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी और आपसे भी मेरा सवाल जो है वो ज़री इनकम टैक्स ही के हवाले से, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको डिस्कस भी किया जा रहा है। वजह मैंने अपने जब प्रोग्राम का आगाज़ किया तो उसमें मैंने बताई कि कितनी बड़ी तादाद में हमारी असम्बली में वो अरकान मौजूद हैं जो जागीरदाराना बैकग्राउंड से हैं। खैर उसमें बहुत बड़े बड़े नाम भी आते हैं, बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनको आप इंटरव्यू भी कर चुके हैं। अली फुरकान साहब, मुझे ज़रा ये समझा दीजिएगा और मेरे देखने वालों को भी, अली साहब, कि ये ज़रिए आमदनी जो है इसका हिसाब कैसे होगा? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अखराजात ज़्यादा दिखाकर आमदनी कम बताई जाती है, ज़मीनों को मुख्तलिफ नामों पर तकसीम करके टैक्स स्लैब्स जो हैं वो कम कर लिया जाता है, किसानों के नाम पर सब्सिडी और मराहत ली जाती हैं। ये तो बड़ी आम सी प्रैक्टिस है। तो फिर पता कैसे चलेगा कि इनकी एक्चुअल में आमदनी है क्या? क्योंकि ये तो सारा खसारा ही खसारा ज़ाहिर कर रहे होते हैं। लेकिन इससे पहले ये जो है वो एक सवाल एक ये भी उठता है आसमा कि 1011 इदारों को आपने टैक्स की छूट दी है इस बजट में, जिसमें बड़े बड़े इदारे हैं, चाहे वो फौजी हैं, नीम फौजी हैं, सिविलियन इदारे हैं, वो फलाही इदारे नहीं हैं, कारोबारी इदारे हैं जो कि कारोबार कर रहे हैं। उनको आपने 1011 इदारों को जब आप छूट दे रहे हैं और एक किसान के ऊपर जो कि एक छोटा किसान है उसके ऊपर आप टैक्स की बात कर रहे हैं, तो यकीनन ये सवाल जो है वो उठेगा और उन पार्लियामेंटेरियंस जो कि चाहे वो जागीरदार हैं या उन किसानों की नुमाइंदगी करते हैं पार्लियामेंट में, उनकी बात में वजन भी बढ़ेगा। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस इसको तरीके से इस टैक्स को, ज़री टैक्स को जो है वो सूबों की तरफ मुंतकिल करने की कोशिश की गई है, अपने से बोझ उतारा गया है, तो सूबे इसको लेने को तैयार नहीं है। और आज सूबों के बजट अब जो है वो पेश होना शुरू हो गए हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि सूबे इस टैक्स को अभी तक जो इतलात हैं कि वो इसको ऑन नहीं कर रहे हैं। तो जब तक सूबे इसको ऑन नहीं करेंगे ये मुमकिन नहीं हो पाएगा इसके ऊपर अमल दरामद, और ये आवाज़ जो उसको छूट देने की है वो बढ़ती जाएगी। ये इस वजह से भी सवाल उठ जाता है इसके टैक्स के ऊपर ज़्यादा कि एक किसान से आप गंदम तो ख़रीद नहीं रही हुकूमत, जो कि उसका बुनियादी तरीन काम है, उससे उसकी सपोर्ट प्राइस नहीं दे रही है, तो उसके ऊपर अगर आप टैक्स लगाने की बात करेंगे तो किसान किस तरीके से जो है वो उसके ऊपर आमादा होगा और किस तरह इस तरफ जो है वो जाएगा। इसलिए ये जो रवैया है हुकूमत का, तर्ज जो है, इसको जो है वो कुछ बदलना होगा। ये तर्ज इस तरीके से जो है वो शायद कारगर नहीं हो सकेगा। मैं समझता हूँ अगर ज़राअत पर टैक्स लगाना भी है तो उसका कोई तरीका जो है वो कुछ बेहतर अपनाना होगा, इस तरीके से ये कारगर नहीं हो सकेगा। काशिफ साहब, ये तरीके की बात हो रही है तो बहुत सारी जगहों पर ये बात हुई, बल्कि एक बड़े नामवर सहाफ़ी ने एक बड़े टीवी चैनल पर अपने एक बड़े प्रोग्राम में बोला कि जी
जब जरदारी साहब को बनाने के लिए शहबाज शरीफ साहब गए कि जी हम तो इसके ऊपर नाराज़ हैं बजट में जो कुछ आपने किया है, तो उन्होंने वहाँ पर जाके जी बोला जी कि हाँ ये बड़ा बजट कड़ा असी बनाया है, हमने तो बनाया नहीं है ये। लेकिन ये जो ज़राअत को लेकर इतनी सारी छूट दी गई है, तो काशिफ साहब ये फिर बात कहीं पर बहुत गलत नहीं लगती कि जी हम तो आवाम के लिए कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि हम तो जी बेबस हैं, हमने तो ये बजट बनाया ही नहीं है। तो अगर आपने ये बजट नहीं बनाया तो फिर आप जो आपका अपना जागीरदाना निज़ाम है जहाँ से आपका ताल्लुक़ है, आप उसको इतनी छूट दिलवाने में कैसे कामयाब हुए? तो कहीं ना कहीं तो इनकी मर्जी चली रही होती है ना काशिफ साहब। मेरे आपके मामले में, आवाम के मामले में बेबसी हो जाती है इनकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इन्होंने सिर्फ जागीरदारों को छूट नहीं दी, इन्होंने अवामी नुमाइंदगान को भी बेतहाशा छूट दी है। पार्लियामेंटेरियंस को छूट दी है, चेयरमैन सेनेट को, स्पीकर को, इनको सबको छूट दी है। और क्या खूब इस्तदलाल है वज़ीर ख़जाना साहब का। वो कहते हैं कि देखिए आप क्रिटिसाइज़ ना करें इन तनख्वाहों को, आप एक काम कीजिए कि आप देखें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेचारे अपने अखराजात पूरे नहीं कर रहे थे। अरकान पार्लियामेंट जिनके 2.5-3 लाख रुपए तनख्वाह थी और उसमें अखराजात पूरे नहीं हो रहे थे, इसलिए हमने तनख्वाहों में इजाफा किया। भाई आपका 37,000 वाला जिसको 37 भी नहीं मिलता उसका हो जाता है, उसका बजट कैसे बनेगा? चले 50,000 वाले का, 40,000 का बजट का फार्मूला ही दे दें, कोई ऐसा फार्मूला जो इनको अरकान पार्लियामेंट नजर आए हैं लेकिन जिनके वोटों से बन के वो आए हैं वो नजर नहीं आए। सो ये एक इलीट क्लास का मुल्क बनाते जा रहे हैं। आपने सुपर टैक्स डुपर टैक्स लगाने हैं तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट को छूट मिलनी है। एक्सपोर्ट उसने करनी है, बड़ी गाड़ियाँ उसने लेनी है, बड़ी जगीरें उसकी हैं, बड़ी चीज़ें उनकी हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता खाद कैसे मिलती है, बीज कैसे मिलता है, ज़राअत की कैसे मिलता है। आपको अगर इस मुल्क को सही मानों में तरक्की देनी है तो 2-3 तरीके हैं सादा से। एक, आपने इस मुल्क को ज़रूरी तौर पे इस्लाहात लेके आनी है और ज़राअत के ऊपर इंडिपेंडेंट करना है। उसके बाद आपने सनत का पहिया चलाना है। उसके बाद आपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है और इंपोर्ट को कम करना है। ये 3 चीज़ें हैं। और चौथा, अगर आपकी तबीयत पे ना गुजरे इन हुक्मरानों की तो फिर आप अपनी को मुराद कम कर लें, को अपने अल्ले तल्ले कम कर लें। ये 4 पॉइंट कहीं पे एड्रेस हुए बजट में? नहीं हुए। एड्रेस क्या हुआ? गरीब आदमी ने ऑनलाइन ट्रेडिंग में पैसा कमाना शुरू कर दिया, टैक्स लगा दो। बेचारी ख्वातीन घरों में बैठी हुई, ख्वातीन ने शॉपिंग करती हैं और टैक्स नहीं दी, टैक्स लगा दो। अच्छा जी, यूट्यूबर पे टैक्स लगा दो, सांस लेने पे टैक्स लगा दो। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और पहले आपने कहा सोलर लगाओ क्योंकि बिजली का मसला है, आप सोलर पे टैक्स लगा दो। अब ये तो कहेंगे कि चूंकि पाकिस्तान में गर्मी शदीद हो गई है और धूप जरूरत से ज्यादा लोग इस्तेमाल करें, इस पे भी टैक्स लगा दो। क्योंकि आपका वजीर खजाना जिस दौर में को भी उठा के देख ले सारे इंपोर्टेड रहे। इनका क्या लेना देना पाकिस्तान की आवाम से, बजट से? ये तो आज यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, कल किसी और बैंक में जाके नौकरी करेंगे। इनका कोई ताल्लुक नहीं है अवाम पाकिस्तान से, तनख्वाहदार तबके से। तनख्वाहदार सरकारी मुलाजिम के ऊपर एहसान किया आपने। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? देखिए हमारे पास हम लोगों को बता दें हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है। हर साल बजट आए, हम बताएं, बात करें, ना उनके कान पे जूं रही कि आप देखें कि FBR ने टेक्निकल ब्रीफिंग नहीं दी। क्यों नहीं दी? उनको पता था कि उनको पता था कि हम टेक्निकल ब्रीफिंग कैसे देंगे। अदाद-ओ-शुमार का हेरफेर है कहीं पे? देखिए, अदाद-ओ-शुमार का हेरफेर ना हो तो ये कैसे ग्रोथ दिखाएं, कैसे चीजें दिखाएं? मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूं कि आप सारी बातें छोड़े जी, आप बताएं आपने सरकारी मुलाजमीन की अगर तनख्वाहें 10% बढ़ाई हैं तो अरकान असेंबली की 10% क्यों बढ़ी नहीं बढ़ी? वहाँ अब अभी जिस वक्त तनकीद शुरू हुई है, स्पीकर ऑफिस ने और सेनेट ऑफिस ने पता क्या तरदीद जारी की है? ये हमने खुद साख्ता नहीं बढ़ाई, वफाकी हुकूमत ने बढ़ाई है और वजीर पार्लिमानी अमूर ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया जो कि तारिक फजल चौधरी साहब हैं। और अब वज़ीर आज़म साहब कहते हैं जी मैंने तनख्वाहों का नोटिस ले लिया। सो आप इस तरह के अल्ले तल्ले करके, इस तरह की चीज़ें करके आवाम को अपने साथ इंटैक्ट नहीं रख सकते। अवाम एक ही सूरत में आपके साथ इंटैक्ट होगी कि आपका अपना किरदार सामने क्या है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। नवीद नसीम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है, वेलकम कहूँगी आपको प्रोग्राम में। नवीद साहब, आप क्या देख रहे हैं? हम ज़राअत को लेकर हम बात कर चुके हैं, लेकिन बड़ी सनतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार हमें दिखाई देती हैं। ख़ास तौर पर सरमायाकारी के शोबे की जब हम बात करते हैं, बड़ी सनतों की जब हम बात करते हैं, तो आपको लगता है कि इस बजट में उनके लिए कोई इम्कानात मौजूद हैं? और सर, जब हम बात कर रहे हैं टैक्स छूट की और ख़ास तौर पर टैक्स चोरी की जब हम बात करते हैं, तो नवंबर 2024 से सुप्रीम कोर्ट में 97 अरब रुपए के 3,496 टैक्स केसेस जो हैं सर, बताया जाता है कि वो ज़ेरे इल्तवा हैं। और ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ा इशू है, लोग जाते हैं, जाकर झट से फ़ौरन से स्टे ऑर्डर ले लेते हैं। तो सर, इसके लिए भी आपको नहीं लगता कि जैसे और बहुत सारे मामलात पर, मैं नाम नहीं लेती चलें, लेकिन जब आप अलग कोर्ट्स कायम करने की बात करते हैं तो ये कितना बड़ा इशू है, आपके बजट से जुड़ा है, आपकी मईशत से जुड़ा है, इस पर भी आप ज़रा गौर कर लें, अलग से कुछ कोर्ट्स बना दें जहाँ ये सुने जा सकें केसेस फ़ौरन।
बहुत शुक्रिया आसमा। अभी बात हो रही थी कि ये बजट बनाया किसने है, या जो इम्पोर्टेड वजीरे खजाना हमारे बनाए जाते हैं। जी जी। देखिए, हमें एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमेशा हमें बाहर से जो वजीरे खजाना इम्पोर्ट करना पड़ता है ना, उसकी वजह ये होती है, या एक फॉर्मर या एक बहुत बड़े बैंकर को वजीरे खजाना बनाया जाता है, उसका सिर्फ एक मकसद होता है। वो ये होता है कि वो ऐसा बजट बनाए कि आईएमएफ की किस्त हमने जो वापस करनी है उसकी अदायगी बर वक्त की जाए। उसके बाद जाके अगर कोई हुकूमती या आप आवाम के लिए कोई मफादात में या उनके फायदे के लिए कुछ बच जाए, तो हाँ। वो फिर सेकेंडरी सोचता है कि आवाम को हमने क्या रिलीफ देना है आईएमएफ ठीक। की किस्त वापस देने के बाद। हम्म। पहली बात। दूसरी बात ये कि अभी हमारे रिसेंट पास्ट में आप इमरान खान की हुकूमत भी देख लें, जो भी वजीर खजाना आया है वो इम्पोर्टेड होता है। वजह उसकी है कि हमने कौम को नहीं देखना, हमने किसानों को नहीं देखना, हमने वर्किंग क्लास को नहीं देखना। हमें जिसने दिया है कर्जा, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी नंबर 1 उनका कर्जा वापस करना है। नंबर 2 ऐसे हालात पैदा करना है कि हम उनसे मजीद कर्जा लें, ताकि हम मजीद कर्जे के नीचे डूबते जाएं। और मुझे आप एक चीज बताएं, हमारे पास क्यों कोई ऐसा वजीर खजाना नहीं आता जो कि हमें एक ऐसा प्लान बना के दे कि हम साल में 2 साल में, और वो कमिट करे कि मैं आपको एक प्लान दे रहा हूँ और हम 2 साल में आईएमएफ के चुंगल से बाहर निकल जाएंगे। क्या हमें ऐसा कोई मिला? आगे आते हैं आप ज़राअत की, मैं बिल्कुल छोटी सी बात करूंगा। आप बड़ी जो हमारा आया था अभी सर्वे रिपोर्ट आई है, उसमें अब बड़ी फसलों की पैदावार में 13.49 कमी हुई है, गंदम की 8.9 कमी हुई है। आप किस मुंह से उनसे मांग रहे हैं टैक्स? आप पहले उनको दे क्या रहे हैं? आप ये तो सोचें, आपकी 34%, 37% जो है आपकी अफराद जो है वो ज़राअत से मुंसलिक है, और आप कहते हैं उनसे टैक्स है। आप उनसे बात करेंगे, आप टैक्स नहीं देते, वो कहते हैं हम दवाई अद्वियात पे भी टैक्स देते हैं, पेस्टिसाइड्स पे भी टैक्स देते हैं, खाद पे भी टैक्स देते हैं। ये टैक्स तो वैसे सारे कौम ही, हम भी देते हैं और आप भी देते हैं। उसके अलावा देखें, इन्होंने हमारी तनख्वाहदार तबका जो कि मेजॉरिटी है, जो कि सबसे बड़ी परसेंटेज है टैक्स देने वालों की, उनको जो कंसेशन दी है वो 1% की दी है, 2% की दी है, और अपनी तनख्वाहों में इजाफा इन्होंने 500-600% किया कर दिया है। मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान में वजीर खजाना बजट आईएमएफ के लिए बनाता है या अवाम के लिए बनाता है? अच्छा, अवाम की अब बात पहले करें, ये मैंने बताना है। काशिफ साहब से भी ये सवाल पूछा। मेरे अपने जहन में चूंकि ये सवाल है, और बहुत सारे लोग भी जो टीवी पर इस तरह की गुफ्तगू बजट के ऊपर बाद में सुनते हैं, ये हो गया वो गया, कुड़ते भी हैं। सर, आवाम के पास फिर ऑप्शन क्या होता है? अली, मैं चाहूँगी इस पर आप भी कमेंट करें, आजम साहब आप भी, पहले नवीद साहब से इस पर जवाब ले लेते हैं। क्या ऑप्शन है हमारे पास? हम बता दें टीवी पे बैठ के, लोग सुन लें, सब्र का घूंट वो भर ले, बस ये ऑप्शन है हमारे पास? सर देखिए, हमारे पास इसी सर्वे में हमें बताया गया कि तकरीबन मेरा ख्याल है कि 7 लाख लोग या पता नहीं कितने लाख लोग जो है इस साल मुल्क छोड़ के चले गए हैं। हाँ, अब मुल्क से चले पाकिस्तान गए। में पाकिस्तान में सिर्फ वही नौजवान रह रहा है जो मजबूर है पाकिस्तान में रहने पे। आप ये देखें कि पाकिस्तान में तकरीबन 75,000। सर जी, लास्ट मिनट है, अगर मुख्तसरन मुझे आप बता सकें, हमारे पास कोई ऑप्शन है सर? इसके हमें इस हुकूमत को बर्दाश्त करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, रहना रहा या दूसरा मुल्क छोड़ देने के अलावा, और वो जाहिर है कि वो हम जैसे लोग करते नहीं हैं। अली फुरकान साहब, करते नहीं है। आपने फ्लाइट तो नहीं बुक करा ली? सर देखिए, ये आप देखें कि ऑप्शन की जो आप बात कर रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस आई, एक चीज़ पे एतराज़ उठा, और वो आज ज़ेरे बहस है, ना सिर्फ ज़ेरे बहस है बल्कि वापस लेना पड़ा है। आज वजाहतें देनी जा रही हैं, अब लोग उससे डिस्टेंस कर रहे हैं, कोई उसको डिफेंड नहीं कर पा रहा। वजीर खजाना से लेके वजीर आज़म तक के पास उसका जवाब नहीं है उसको डिफेंड करने का, और कौमी असेंबली की तनख्वाहों का भी नहीं है, उसको भी वापस होना चाहिए। अली साहब, ये देखिए, ये जब बात होगी, कुछ आवाज उठेगी, तो यकीनन उसका असर होता है और उसके असरात आपको नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से बजट में जो चीजें हैं उसके ऊपर जब ये एतराज उठेगा, आवाज उठेगी, तो ये बजट मंजूरी के वक्त तक कुछ न कुछ तब्दील होगा। आजम साहब, फिर आप उठा रहे हैं इस पे आवाज, अभी तो मंजूर नहीं हुआ बजट, अरकान असेंबली की तनख्वाहों पे उठाएं फिर हम सब मिलके आवाज। आजम साहब, क्या ख्याल है? देखिए, पाकिस्तान का जो मरकज़ महवर है वो अवाम बिल्कुल नहीं है, बल्कि आलमी मालियाती इदारे हैं। हाँ। उन्हीं की शराइत है, अशराफिया के मुफादात हैं। और आपने जो बात की, अवाम क्या करें, नवीद नसीम साहब ने भी ये फरमाया, टैक्स बचता है अवाम के ऊपर।
जी बिल्कुल, अब तो आवाम के ऊपर सिर्फ एक टैक्स बचता है कि आप सांस लेने के ऊपर भी टैक्स लगा दें। हुकूमती फैसला साजों को चाहिए कि ये बड़ी अहम चीज़ है कि मुफ्त में ऑक्सीजन आवाम इस्तेमाल कर रही है, इसके ऊपर थोड़ा टैक्स लगना चाहिए, मेरी तजवीज़ बिल्कुल है। लगना चाहिए। चलिए, मैं तो सोच रही थी आप एहतजाज में शामिल होंगे, देखें आपने फिर हुकूमत, फिर आप कहते हैं मैं आपको हुकूमत का तर्जुमान ना कहूँ, आप उन्हीं को मशवरे देने लग गए हैं। आई नो, खैर आपने किस उसमें ये बात की है। पर नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलेंगे तो कुछ सफारती महाज पर पाकिस्तान के अंदर तो जो हो रहा है वो तो हम डिस्कस कर रहे हैं, सफारती महाज पर पाकिस्तान कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ समेटता हुआ भी दिखाई देता है, उसको डिस्कस कर लेते हैं ब्रेक के बाद।